हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। अगर आपने भी सपना देखा है पैरामेडिकल, एएनएम, जीएनएम, लैब टेक्नीशियन या ओटी असिस्टेंट फार्मेसी में एक सरकारी सीट पक्की करने का और साल 2027 की परीक्षा के लिए बिल्कुल शून्य यानी कि ज़ीरो से तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अक्सर स्टूडेंट्स बायोलॉजी में सेल यानी कोशिका चैप्टर को सिर्फ रट्टा मार लेते हैं, लेकिन परीक्षा में जब अंदर से सवाल घूम कर आते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाती है। आज की इस क्लास से हम बिल्कुल बेसिक यानी जड़ से शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर कोशिका क्या है, इसकी खोज किसने की थी और जीवन की सबसे छोटी इकाई हमारे शरीर में कैसे काम करती है। डायरेक्ट आपको थ्योरी से एमसीक्यू तक का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाएगा, तो कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि नोट्स ऐसे बनेंगे जो सीधे आपके एग्जाम में सवाल बनकर आएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की इस धमाकेदार क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, यानी कि कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज में हम लोग देखेंगे कि कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में की। कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में की। अगर कोशिका की परिभाषा की बात करें कि सेल की डेफिनेशन क्या होती है, तो कोशिका शरीर की सूक्ष्मतम क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका क्या होती है? शरीर की सबसे सूक्ष्मतम क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। अगर बात करें ऑर्गेनाइजेशन लेवल की, तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल में हम लोग देखेंगे कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के किसका निर्माण करती है? टिश्यू का निर्माण करती है। जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाएगी तो टिश्यू का निर्माण करेगी। विभिन्न टिश्यू जो है मिलकर के शरीर के अंगों का तथा अंगों से मिलकर के सिस्टम का निर्माण करते हैं। यानी कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे सेल जब मिल जाएंगे तो क्या बनेंगे? टिश्यू बनेंगे। क्या बनेंगे? टिश्यू बनेंगे। और जब बहुत सारे टिश्यू बनेंगे तो क्या होगा? ऑर्गन का निर्माण होगा। क्या होगा? ऑर्गन का निर्माण होगा। ठीक है। जब ऑर्गन का निर्माण होगा तो ऑर्गन सिस्टम का निर्माण हो जाएगा। ऑर्गन से मिलकर के क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। ठीक है। तो ये एक सिस्टम तैयार हो गया। किससे? सेल से तैयार हो गया। अब बात करते हैं हम लोग सेल स्ट्रक्चर की। अब बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर की। तो सेल स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि इसके जो है मुख्य रूप से 3 भाग में विभाजित किया गया है। सेल के स्ट्रक्चर को मुख्य रूप से कितने भाग में डिवाइड किया गया है? तो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है कोशिका झिल्ली, जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। दूसरा है कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य एवं कोशिका अंगक, यानी कि साइटोप्लाज्म एंड इट ऑर्गेनेल्स। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। पहला क्या है सेल स्ट्रक्चर में? सेल मेम्ब्रेन। दूसरा क्या है? साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनेल्स। और तीसरा क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है यह एक पतली झिल्ली के रूप में कोशिका के बाहर चारों तरफ स्थित होती है। सेल मेम्ब्रेन कहाँ होती है? तो यह पतली झिल्ली के रूप में कोशिका के बाहर चारों तरफ जो है स्थित होता है। दूसरा पॉइंट है कि यह कोशिका द्रव्य की संरचना को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ठीक है। कोशिका द्रव का जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है सेल मेम्ब्रेन का। अब बात करते हैं कोशिका झिल्ली जो है ब्लड से पोषक पदार्थ यानी कि न्यूट्रिएंट्स एवं ऑक्सीजन ग्रहण करती है। ठीक है। और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं यानी कि CO2 को बाहर निकालती है। तो सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है कि ब्लड से न्यूट्रिएंट्स ले जाएगा, ऑक्सीजन ले जाएगा और ग्रहण करेगा। वही जो खराब पदार्थ होंगे, CO2 होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बाहर निकालेंगे। ये काम किसका है? सेल मेम्ब्रेन का है। ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली के क्या कार्य होते हैं। कोशिका झिल्ली के आखिर क्या कार्य होते हैं? तो कोशिका झिल्ली के निम्नलिखित कार्य होते हैं। जैसे पहला है कि यह कोशिका की आंतरिक संरचना को सुरक्षा प्रदान करता है। अंदर में जो भी स्ट्रक्चर होते हैं सेल की, उसको जो है क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। कौन? तो सेल मेम्ब्रेन। दूसरा है कि यह सेल को निश्चित आकृति प्रदान करती है, यानी कि एक निश्चित शेप प्रदान करती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि यह झिल्ली कोशिका की पारगम्यता को नियंत्रित करती है। यह झिल्ली क्या करती है कि कोशिका की पारगम्यता को कंट्रोल करती है। पहला इसका कार्य है कि सेल के अंदर में जितने भी स्ट्रक्चर है उसको सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है। दूसरा है कि यह सेल को निश्चित शेप प्रदान करती है। और तीसरा है कि यह झिल्ली कोशिका की पारगम्यता को कंट्रोल करती है। तो इतना सबको समझ में आ गया कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड, कोशिका द्रव्य एवं कोशिका अंग की, यानी कि साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनल्स की। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, इसके ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कोशिका झिल्ली के अंदर एवं केंद्रक के चारों तरफ, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर, कहाँ? सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो पाए जाने वाले रंगहीन, कलरलेस, चिपचिपा एवं अर्ध पारगम्य पदार्थ होते हैं उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि साइटोप्लाज्म क्या है, तो साइटोप्लाज्म क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एवं न्यूक्लियस के चारों तरफ जो पाए जाने वाले कलरलेस, चिपचिपा एवं अर्ध पारगम्य पदार्थ होते हैं उसी को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। समझ में आ गया सबको? अब बात करते हैं कि कोशिका द्रव में कौन कौन से प्रमुख कोशिका अंगक, यानी कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो इसमें प्रमुख साइटोप्लाज्म जो है पाए जाते हैं, जैसे कि पहला हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है राइबोसोम्स, तीसरा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चौथा है गोल्गी एपैरेटस और पांचवा है लाइसोसोम और छठा है सेंट्रोसोम्स। ठीक है। तो समझ में आ गया कि कोशिका द्रव में कितने साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स होते हैं। तो निम्नलिखित होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की, कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, इसके क्या फंक्शन होते हैं और इसके अदर नेम क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसे जो है कोशिका का शक्ति गिरा, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ये लगभग सारे स्टूडेंट को पता होगा, लेकिन एग्ज़ाम में जब पूछ जाते हैं तो बहुत स्टूडेंट गड़बड़ करके आ जाते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा एटीपी का निर्माण व संग्रहण किया जाता है। क्यों कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जो है एटीपी का निर्माण होता है और स्टोरेज किया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्या कार्य होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के क्या कार्य होते हैं? तो पहला क्या है? ग्लूकोज उपापचय। पहला क्या है? ग्लूकोज उपापचय, यानी कि मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। दूसरा कार्य क्या है कि एटीपी का निर्माण एवं संग्रहण करना। तो आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य में लिख सकते हैं कि ग्लूकोज उपापचय और दूसरा है एटीपी का निर्माण एवं संग्रहण करना। ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरा बात करते हैं राइबोसोम्स की। अब बात करते हैं राइबोसोम्स की। ठीक है। तो राइबोसोम्स में हम लोग को क्या देखना है कि राइबोसोम नाम कैसे पड़ा। तो वैज्ञानिक रॉबर्ट ने इन्हें राइबोसोम नाम दिया था। राइबोसोम्स का नामकरण किसने किया था? तो रॉबर्ट ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ने किया था। ठीक है। तो यह आप लोग याद रखिएगा कि राइबोसोम्स का नामकरण किसने किया था? तो
रॉबर्ट ने किया था, वैज्ञानिक रॉबर्ट ने किया था, ये आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि ये कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले प्रोटीन की बनी हुई छोटी छोटी संरचना होती है। किसकी बनी हुई संरचना होती है? प्रोटीन की छोटी छोटी बनी हुई संरचना होती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास छोटी एवं गुच्छे के रूप में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास एकदम छोटी सी गुच्छे के पाउच के रूप में होता है। इसके अंदर जो है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होता है, जिसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम्स के अंदर क्या होता है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होता है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। अब यहाँ पे दिया भी गया है कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री या सेल इंजन भी कहा जाता है। राइबोसोम का और अदर नेम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री या सेल इंजन। सेल इंजन किसे कहेंगे? राइबोसोम को। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहेंगे? राइबोसोम को। तो आप लोग अभी कमेंट में बताइएगा कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, लिखिएगा फटाफट कमेंट में। सेल इंजन किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? ये सब का आंसर फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब हम लोग बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है। तो यह जो है मेन रूप से 2 टाइप की होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेन रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 टाइप की होती है। पहला होता है स्मूथ ईआर, यानी कि चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका। दूसरा है खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका, यानी कि रफ ईआर। पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप की? 2 टाइप की। एक तो स्मूथ ईआर, दूसरा हो गया रफ ईआर। अब हम लोग बात करेंगे गोल्गी एपैरेटस की। अब किसकी बात करेंगे? गोल्गी एपैरेटस की। तो गोल्गी एपैरेटस जो होती है, यह प्रोटीन एवं लिपिड की पैकिंग तथा परिवहन करने में सहायक होती है। गोल्गी एपैरेटस क्या करता है कि प्रोटीन एवं लिपिड की पैकिंग करेगा मस्त, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है। कौन? गोल्गी एपैरेटस। इसीलिए इसे कोशिका का पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सेल का पोस्ट ऑफिस किसे कहा जाता है, तो आपको क्या बताएंगे? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि सेल का पोस्ट ऑफिस गोल्गी एपैरेटस को कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम लोग लाइसोसोम की। लाइसोसोम किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है गोल्गी उपकरण द्वारा निर्मित झिल्ली युक्त संरचना होती है। कैसी संरचना होती है लाइसोसोम की? तो वो बताना है कि ये गोल्गी उपकरण द्वारा निर्मित झिल्ली युक्त संरचना होती है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो ये विशेष परिस्थिति में अपने अंतः पदार्थ को भी पचा लेता है। ये जो कठिन परिस्थिति आता है तो उस टाइम अंतः पदार्थ को भी पचा लेते हैं, इसीलिए इन्हें जो है सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम के क्या क्या कार्य होते हैं आखिर? तो लाइसोसोम के विभिन्न कार्य होते हैं, जैसे कि अंतःकोशिकीय पाचन होता है। दूसरा होता है स्वभक्षण, यानी कि खुद से ही पचा लेता है। तीसरा है ऑटोलिसिस और चौथा है ऑस्टियोजेनेसिस। तो लाइसोसोम के जो है ये चारों कार्य होते हैं। पहला इंट्रासेलुलर डाइजेशन, फैगोसाइटोसिस, ऑटोलाइसिस और ऑस्टियोजेनेसिस, ठीक है। तो लाइसोसोम के ये चारों कार्य आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेंट्रोसोम की। अब बात करते हैं सेंट्रोसोम की कि सेंट्रोसोम क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। तो सेंट्रोसोम में जो है 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। एक सेंट्रोसोम में कितने सेंट्रियोल्स होंगे? तो एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। यह केवल एनिमल सेल में पाई जाती है। अगर सेंट्रोसोम की बात करें तो सेंट्रोसोम जो है केवल एनिमल सेल में पाई जाती है, प्लांट सेल में नहीं पाई जाती है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यह कोशिका विभाजन चक्र का नियमन करता है। किसका नियमन करता है? कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन चक्र का नियमन करता है। इसका कार्य क्या होता है? तो इसके कार्य की बात करें तो ये जो है विभाजन के समय सेंट्रियोल द्वारा वक्र तंतुओं यानी कि स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है। कब? जब ये सेल डिवीजन कर रहा होता है तब, ठीक है। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे न्यूक्लियस। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का सबसे पहले खोज किसने किया? तो न्यूक्लियस का खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन को दिया जाता है, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियस केंद्रक की
खोज का श्रेय जो है रॉबर्ट ब्राउन को दिया जाता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूक्लियस का खोज किसने किया, तो आपको बताना है रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है न्यूक्लियस की? तो न्यूक्लियस की विशेषता यही है कि कोशिका का सबसे बड़ा अंगक होता है। आपसे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए कि कोशिका का सबसे बड़ा अंगक कौन होता है, तो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का खोज किसने किया? तो किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। अब हम लोग एक एक्सेप्शन में पढ़ते हैं अपवाद में कि मानव शरीर की समस्त कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, सारे कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन मनुष्य का जो इरेथ्रोसाइट होता है यानी कि रेड ब्लड सेल, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। बताइए, बॉडी के सारे पार्ट्स में जो है सेल पाए जाते हैं, लेकिन आरबीसी में सेल नहीं पाया जाता है। इरेथ्रोसाइट में सेल जो है, इरेथ्रोसाइट में जो सेल जो है नहीं पाया जाता है। यह आप लोग याद रखिएगा। इसका मेन वर्क क्या होता है? इसका मेन वर्क क्या होता है न्यूक्लियस का? तो न्यूक्लियस का मेन वर्क होता है कि कोशिका के सभी कार्यों का नियंत्रण करना। ठीक है, केंद्रक जो है कोशिका के सभी कार्यों का नियंत्रण करता है। और इसका न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रीय द्रव्य, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं, जो कि केंद्रक के भीतर विद्यमान द्रव को केंद्रीय द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म किसे कहेंगे? जो न्यूक्लियस के अंदर में जो द्रव होता है उसको केंद्रीय द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम जो है केंद्रक के भीतर धागे नुमा अवयव उपस्थित होते हैं, जो मुख्य रूप से प्रोटीन से निर्मित होते हैं। वो किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। धागे के इन गुच्छों को क्रोमैटिन या गुणसूत्र कहते हैं। धागे के इन गुच्छों को क्या कहते हैं? क्रोमेटिन या गुणसूत्र कहते हैं। अगर बात करें कि मनुष्य में गुणसूत्र की कुल संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या जो है 46 होती है। अगर जोड़े में बात करें कि कितने जोड़े में होते हैं, तो 23 जोड़े होते हैं मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार जो है रिवीजन कर लेते हैं हम लोग फटाफट। तो सेल का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया? 1665 ईस्वी में। इसका डेफिनेशन क्या होता है? तो कोशिका शरीर की सूक्ष्मतम क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है और बहुत सारी सेल मिलकर के टिश्यू का निर्माण करते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गन का निर्माण करते हैं और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के सिस्टम का निर्माण करते हैं। सेल स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनेल्स और तीसरा है न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका के बाहर पाया जाता है और इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि ब्लड से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन ग्रहण करेगा और CO2 को बाहर निकालेगा। ठीक है, अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म में कौन कौन सा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस और लाइसोसोम और सेंट्रोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एटीपी का निर्माण करता है और स्टोरेज भी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है? तो ग्लूकोज उपापचय और एटीपी का निर्माण एवं संग्रहण करना। अब बात करते हैं राइबोसोम। राइबोसोम का नाम किसने दिया था? तो वैज्ञानिक रॉबर्ट ने दिया था। इन्हें राइबोसोम नाम दिया था। ये कोशिका द्रव में छोटी छोटी प्रोटीन की बनी हुई छोटी छोटी संरचना होती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास छोटी एवं गुच्छे के रूप में होती है। ठीक है, तो इसको जो है प्रोटीन की फैक्ट्री या सेल इंजन भी कहा जाता है। अब बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेन रूप से कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की, चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका और खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका। गोल्गी एपैरेटस को क्या कहा जाता है? पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल कहा जाता है। अब बात करते हैं लाइसोसोम को, जिसको सोसाइटल बैग कहा जाता है। और सेंट्रोसोम जो होता है सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। केंद्रक की बात करें तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन को दिया जाता है। केंद्रक की खोज का श्रेय रॉबर्ट ब्राउन को दिया जाता है। ये कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है केंद्रक, है ना। और मानव शरीर में जो है, मानव शरीर में सब सेल जो है सब जगह पाया जाता है। समस्त सेल में जो है केंद्रक पाया जाता है, लेकिन इरेथ्रोसाइट में जो है न्यूक्लियस नहीं होता है।
एरिथ्रोसाइट में जो है न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका मेन कार्य क्या है? तो इसका मेन कार्य होता है केंद्रक कोशिका के सभी कार्यों का नियंत्रण करना। अब यहाँ पे देखे थे हम लोग कि मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है, वही जोड़े की बात करें तो 23 जोड़ी होती है। तो फाइनली आप लोग को अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई इशू होती है तो फटाफट कमेंट कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग वहाँ पे कोई भी इंक्वायरी और डिस्कशन हो वहाँ पे कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम का लिंक जो है मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा कर के ज्वाइन हो सकते हैं। चाहे कॉलेज से रिलेटेड कोई भी आपको डिस्कशन करनी है या पैरामेडिकल से रिलेटेड डिस्कशन करनी है, आप सारी चीज़ें यहाँ पे पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों को समझ में आया या नहीं ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है बना दिया जाए। ठीक है, तो चलिए, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू एवरीवन।